भारत की भूमि हमेशा से वीर सपूतों को जन्म देती आई है। 1630 ईस्वी के आसपास निजाम शाही, आदिल शाही और मुगलों का वर्चस्व था और इसी समय पुणे के शिवनेर किले में शाहजी भोसले के पुत्र के रूप में एक और वीर सपूत का जन्म हुआ। शाहजी आदिल शाही की सेना में ऊंचे पद पर कार्यरत थे और अपने काम के चलते वो अक्सर अपने इस पुत्र से दूर रहते थे। ऐसे में इस बालक को उसकी माता जीजाबाई ने शिक्षा और संस्कार दिए और साथ ही शाहजी के सहयोगी दादोजी कोंडदेव ने उसे युद्ध कला और प्रशासन सिखाया। जैसे जैसे समय बीता यह हर कला में खुद को और पारंगत करता गया और जब लगभग 20 साल बाद 1647 में दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई, तब तक ये बालक राजनीति, कूटनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और अपने आसपास का कठोर वातावरण और अपने लोग सबके बारे में देख सीख कर एक स्वतंत्र राज का सपना देखकर खुद को तैयार कर चुका था। आज इंडिया अनवील्ड की इस खास प्रस्तुति में हम जिस बालक के बारे में बात कर रहे हैं वो आगे चल के भारत के सबसे महान राजाओं में से एक बने और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया अनवील्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं इंडिया से जुड़े अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स। छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाही की क्रूर नीतियों से नाखुश थे, इसलिए वो खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। 1646 में मोहम्मद आदिल शाह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिसका फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक करके आदिल शाही किलों को हथियाना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में शिवाजी ने सिर्फ 2 साल में लगभग 20 किले अपने अधीन कर लिए, जैसे कि तोड़ना, राजगढ़, चाकन, पुरंदर आदि। ये सब देखकर आदिल शाही ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता, जो इस वक्त आदिल शाही के बीजापुर में ही कार्यरत थे, उनको कैद कर लिया। इसके कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ संधियां की और कुछ वर्षों के लिए शांति बनाए रखी। कुछ वर्षों बाद 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और औरंगजेब बीजापुर हथियाने के लिए आगे बढ़ा। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को व्यस्त देखकर उसके ही दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण शहर अहमदनगर पर छापा मार दिया। औरंगजेब बस किसी तरह उनको रोकने में कामयाब हुआ और फिर खुद भी पीछे हट गया। अगले ही वर्ष शाहजहां की बीमारी के चलते औरंगजेब राजा बनने की चाहत में अपने भाई दारा शिकोह से युद्ध करने उत्तर भारत में चला गया। जाते जाते वो आदिल शाही को हिदायत देकर गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी रोका नहीं गया तो सबके लिए मुसीबत होगी। इस पर बीजापुर के नए सुल्तान अली आदिल शाह ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को एक विशाल सेना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने भेजा। अफजल खान रास्ते भर विनाश करते हुए आगे बढ़ा। हालांकि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को यह संदेशा भेजा कि वो मित्रता चाहता है, जिसके लिए वो उनसे मिलना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान की चालाकी जानते हुए भी खान से मिलने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने शर्त रखी कि वो अपने घर के करीब ही उससे मिलेंगे और तभी मिलेंगे जब वो उनकी सुरक्षा का वचन दे। खान भी मान गया और एक दिन अपनी विशाल सेना को विश्राम करने का हुक्म देकर वह अपने चंद साथियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने गया। मुलाकात के कुछ ही पलों में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाने के बहाने दबोच लिया और उनकी पीठ पर खंजर से वार किया। पर उन्होंने कपड़ों के नीचे एक कवच पहना था, जिससे उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हाथों में अपना बाघ नख छिपाया हुआ था, जिससे उन्होंने अफजल खान का ही अंत कर दिया। अफजल खान एक बहुत बड़ा नाम था, जिसकी मौत की खबर सुनकर खुद औरंगजेब भी अचंभित हो गया। इस वक्त तक औरंगजेब नया मुगल सम्राट बन चुका था। उसने तुरंत अपने काबिल सेना नायक शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खान ने पहले आदिल शाह से मुलाकात की और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई कि वो अपनी सेना के साथ उत्तर से और आदिल शाह की सेना दक्षिण से हमला करे। आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को इस काम के लिए चुना। सिद्दी जोहर छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हाला किले से पकड़ना चाहता था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे मिलने का प्रस्ताव भेजा और आदिल शाह को खबर दी कि जोहर उन्हीं का साथी है, जिससे आदिल शाह भड़क उठा और वो जोहर को सबक सिखाने निकला। और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जोहर को भी चकमा देकर एक रात अपने सैनिकों के साथ विशालगढ़ के किले की ओर बढ़े। जोहर को पता चला तो वो उन्हें रोकने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा, पर यहाँ एक महान मराठा योद्धा बाजी प्रभु अपनी छोटी सी सेना के साथ उस पर टूट पड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ किले पर पहुंचने का संकेत मिलने तक दुश्मन सेना को रोके रखा और फिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। दूसरी तरफ शाइस्ता खान लगातार 2 सालों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को जीतकर उनके लिए परेशानियां बढ़ाता जा रहा था। अप्रैल 1663 में शाइस्ता खान उस किले में आराम फरमा रहा था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के कई साल बिताए थे और एक दिलचस्प योजना के साथ एक रात वो गुप्त रास्ते से किले में घुस गए। शाइस्ता खान उन्हें देखते ही भागा
पर इतने में बिजली की रफ्तार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार चली और उसकी उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान भाग तो गया, लेकिन इस हमले से काफी जनधन हानि हुई और उसके नाम पर भी कलंक लग गया। खबर मिलते ही औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने शाइस्ता खान को दक्कन से दूर बंगाल में भेजकर अपने सबसे ताकतवर और होशियार सेनानायक जयसिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा। सूबेदारों की अदला बदली के अवसर का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के तब के सबसे अमीर शहरों में से एक सूरत पर हमला कर बेशुमार दौलत लूटी। नए सूबेदार जयसिंह ने आते ही छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे दुश्मनों से दोस्ती की और सबको एक साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जाने के लिए लालच भी दिए। और इस बार मुगलों ने पूरी ताकत से उन पर हमला किया। काफी छोटी सेना होने के बावजूद पुरंदर के किले में 2 महीनों तक वीर मराठाओं की सेना लड़ती रही, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि सबकी भलाई के लिए यही बेहतर होगा कि मैं समर्पण कर दूं। ऐसे में उन्होंने मुगलों की कुछ शर्तें मानते हुए समर्पण कर दिया। कुछ समय बाद मुगलों ने बीजापुर पर हमला किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनका साथ दिया, पर जयसिंह को डर था कि यदि बीजापुर ने किसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने साथ कर लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने औरंगजेब से गुजारिश की कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज से खुद मिले और दोस्ती स्थापित करे। और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कहा कि वो औरंगजेब से मिलेंगे तो हो सकता है कि उन्हें पूरे दक्कन का सूबेदारी बना दिया जाए। ऐसे कई झूठे सपने दिखाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने आगरा औरंगजेब से मिलने भेज दिया। अपने इस सफर में वो अपने मन में औरंगजेब से कई आशाएं लेकर चले थे, लेकिन आगरा में उल्टा ही हुआ। दरअसल आगरा में उनके साथ छोटे 5000 मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। इस पर वो औरंगजेब के दरबार में भी दहाड़े और अपने इस अपमान से क्रोधित होकर मूर्छित हो गए। औरंगजेब ने उन्हें विश्राम के लिए दूर विश्राम गृह में भेजकर उन्हें नजरबंद कर दिया और काफी लंबे समय तक उन्हें नहीं जाने दिया और जयसिंह के बेटे राम सिंह को उनकी निगरानी का आदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जान चुके थे कि उनका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो अपने कक्ष से रोज फलों से भरी टोकरियां दान में देने के लिए भेजते और एक दिन इन्हीं टोकरियों में अपने बेटे के साथ छुपकर वो नजर कैद से बच निकले। इसकी खबर औरंगजेब को अगले दिन लगी और ये जानकर अपमान की आंख से उसके क्रोध का दावानल दहक उठा और उसने तुरंत दक्षिण दिशा में छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण से गए ही नहीं, वो तो उत्तर दिशा में मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र को एक ब्राह्मण परिवार के संरक्षण में छोड़कर कई भेष बदलते हुए गया, इलाहाबाद, गोलकोंडा, गोंडवाना होते हुए अपने घर पहुंचे और ये खबर फैला दी कि उनके पुत्र की मौत हो गई और फिर अपने पुत्र को बड़ी आसानी से अपने पास बुलवा लिया। आगरा से आने के बाद उन्होंने 3 वर्षों तक मुगलों के साथ शांति बनाए रखी और अंदर ही अंदर वो खुद को मजबूत बनाते गए। जयसिंह कमजोर हो चुका था और खराब स्वास्थ्य के चलते उसकी मृत्यु हो गई। इसी समय मुगलों पर ईरानी ताकतों के हमले होने से वो भी आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे थे। ऐसे में 1670 की शुरुआत में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ जागीरों को जब्त कर लिया और फिर से युद्ध शुरू हो गया और अगले कई वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों में कई युद्ध हुए, जिसमें दोनों पक्षों की हार जीत होती रही। अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज कई क्षेत्र अपने अधीन कर चुके थे, परंतु अभी भी उनकी पहचान एक बागी या मुगल जमींदार के रूप में थी, जिसके चलते वो किसी राजा की तरह राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके लिए फैसला लिया गया कि उनका राज्याभिषेक किया जाए, पर उनका राज्याभिषेक कोई आम राज्याभिषेक नहीं था। पूरे भारत से ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण अपने परिवारों सहित लगभग 50,000 की संख्या में पधारे, जिन्होंने हिंदू पद्धति से राज्याभिषेक होने के सही तरीके पर मंथन किया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का उपनयन संस्कार हुआ और इसके बाद पूरे रीति रिवाज और बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता है कि इतने लोगों के इतने दिन ठहरने की व्यवस्था, दान, सिंहासन और भी सभी खर्चों को मिलाकर इस राज्याभिषेक में उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो शिवाजी भोसले से छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। आगे चल के उन्होंने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी सीमाओं को सिर्फ जमीनी स्तर तक न रखकर समुद्र के लिए भी सेना तैयार की, इसीलिए उन्हें भारतीय नेवी का जनक भी कहा जाता है। 24 मार्च 1680 में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 12 दिन बाद 3 अप्रैल 1680 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पर आज तक वो हम सब के दिलों में जीवित है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को सिर्फ कुछ मिनटों में नहीं समेटा जा सकता, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए हम आपसे इजाजत लेते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि हम उनकी पूरी कहानी पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।